गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग राजकीय कला महाविद्यालय इतिहास विभाग से हूँ। हम आज नया सत्र चालू करने जा रहे हैं और बीए द्वितीय वर्ष की राजस्थान के इतिहास एक सर्वेक्षण पर आपसे मैं बातचीत करूँगी, चर्चा करूँगी। आज का हमारा अध्याय 1 है, यूनिट फर्स्ट, इतिहास जानने के साधन। तो किसी भी देश का या जाति का जब हम इतिहास लिखते हैं तो उसके लिए बहुत सी सामग्री की आवश्यकता होती है। किसी भी सामग्री के अभाव में इतिहास लिखना संभव नहीं, और राजस्थान का इतिहास लिखना और भी कठिन है, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत ही शौर्य का, शक्ति का प्रतीक रहा है। राजस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ी भाषागत, या हम कह सकते हैं कि नाम से ही एक शौर्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन जो ये राजस्थानी हैं, आप युद्धों में व्यस्त रहे, इससे काफ़ी ऐतिहासिक सामग्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नष्ट हो गई। राजस्थान इतिहास प्रसिद्ध हम कह सकते हैं कि राजस्थान इतिहास प्रसिद्ध होते हुए भी इतिहास विहीन हो गया। फिर भी काफ़ी कोशिश के बाद राजस्थान के इतिहास को जाना जा सकता है। इसके बहुत से साधन हैं जिससे हम इसके इतिहास को जान सकते हैं। तो सबसे पहले जो इतिहास को जानने का साधन है वो है पुरातात्विक साधन। प्राचीन राजस्थान का इतिहास लिखने में पुरातत्व सामग्री का बड़ा महत्व है। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर तत्कालीन इतिहास जानने में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, राजस्थान की जो सिंधु घाटी सभ्यता के में कई केंद्र थे राजस्थान में, जैसे आहड़, गिलून, बागोर, नूहो, कालीबंगा, पीलीबंगा, और महाकाव्य काल के अवशेष जयपुर के पास बैराठ की खुदाई में मिले। तो स्पष्ट हो रहा है कि इससे राजस्थान में जो प्राचीन समृद्ध सभ्यता विकसित थी। प्राचीन नगर, कस्बे, गांव, दुर्ग, मंदिर, कुछ बहुत से ऐसे स्मारक थे जिससे हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में, यहाँ तक कि उनकी कला के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। खुदाई में जो प्राप्त सामग्री मिली है उससे हमें उस समय के जनजीवन को समझने का भी अवसर मिला है। जैसे कि आहड़ नगरी है या बागोर है, तो यहाँ से कटोरा, मृदभांड, छोटी छोटी मूर्तियाँ, ऐसे बहुत सी दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं मिली है, जिसके आधार पर हम तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को जान सकते हैं। दुर्ग और भवन भी मिले हैं वहाँ पर। जैसे अभी राजस्थान में तो फेमस है ना दुर्ग के लिए, भवन के लिए, चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर आदि दुर्गों के साथ साथ कुंभाकालीन दुर्गों में कुंभलगढ़ व उत्तर पश्चिम सीमांत भाग के दुर्ग विशेष महत्व के हैं। अब ये जो दुर्ग हैं इनमें कई महल बने हुए होते हैं, मंदिर भी बने हुए होते हैं, जलाशय रहते हैं। तो ये सब क्या है, वहाँ के जो राज परिवार थे और जो जनसामान्य थे, उनके रहन सहन और धार्मिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं। तो इन मकानों के आधार पर ही वहाँ के लोगों की जीवन के स्तर को समझा जा सकता है। तो इससे हमें क्या हुआ, उस समय की तत्कालीन शिल्प कला की जानकारी मिलती है। इसी तरह से जो नगर हैं उनसे भी हमें इतिहास को जानने का साधन है। हमारा नगर भी जावर जो है 7वीं और 15वीं शताब्दी से 7वीं से 15वीं शताब्दी तक चांदी की खान के कारण प्रसिद्ध रहा, और जब वह चांदी निकलना बंद हो गया तो वो उजाड़ हो गया। महाराणा राज सिंह के समय में श्रीनाथ जी की मूर्ति जब गोगुंदा के पास घसार में, तत्पश्चात सिहाड़ और बाद में नाथद्वारा में लाई गई, तब उत्तरोत्तर इन कस्बों ने मूर्ति के साथ साथ उन्नति की, और जब मूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई तो वह उजड़ गया। इसी तरह से धुलेव एक छोटा सा गांव है, और ऋषभदेव का मंदिर भी है यहाँ पर, और ऋषभदेव कस्बे के नाम से भी प्रसिद्ध है। कछवाओं की राजधानी आमेर, राणा प्रताप की राजधानी चांडाव, ये सब क्या थे, एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान रहे। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, राजधानी जब परिवर्तित हो गई तो उनकी महत्वता में भी कमी आ गई। तो ये कस्बे न केवल धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहे, अपितु इनका
स्वतंत्र व्यापारिक एवं कला कौशल संबंधी महत्व भी रहा। मंदिर और मूर्तियां भी हमारे इतिहास को जानने का एक अच्छा साधन है। चित्तौड़ दुर्ग के कुल मंदिर, देलवाड़ा, रणकपुर के जैन मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, नागदा का सास बहू का मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, ओसिया, केराड़ू आदि के जो मंदिर हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राजस्थान में विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित कई मंदिरों का निर्माण हुआ जो उस समय की धार्मिक, सांस्कृतिक और कला की दृष्टि से महत्व के हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट जो देवी देवता हैं उनके अलावा वहाँ पर मंडप भी रहते थे। द्वार, तोरण, छत, बाहरी और आंतरिक भागों में जो मूर्तियाँ बनी हुई थी, पशु पक्षी, नर्तक नर्तकियाँ आदि भी थे। अब इन सब से उन समय की या तत्कालीन वेशभूषा, श्रृंगार के तौर तरीकों, आभूषणों, वाद्य यंत्रों, नृत्य की मुद्राओं का हमें बोध होता है। इसी तरह से सिक्के जो है राजस्थान का इतिहास या इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि जो ये सिक्के हैं इस जो शासकों के नाम, तिथि, उपाधि, राज चिन्ह ये सब हमें क्या करते हैं उस शासक की बारे में बताते हैं। जैसे जहाँ जहाँ सिक्के मिले वो यह बताता है कि यह क्षेत्र फला शासक के नियंत्रण में रहा। इसी तरह से आर्थिक स्थिति के बारे में भी सिक्कों से हमें जानकारी होती है। सिक्कों के सुडौलपन व बनावट से कला के स्तर को आंका जा सकता है। अच्छा, अब जैसे सोने के सिक्के हैं तो उस क्षेत्र के या उस राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत रही होगी। दूसरी धातु के सिक्के हैं तो वो उससे कम, या हम कह सकते हैं कि उस समय की आर्थिक स्थिति उन सिक्कों की जो धातु है उससे स्पष्ट होती है। राज्य सीमाओं का भी हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि उसका राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो सिक्के अपने आप में इतिहास को बताने में है एक महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य कर रहा है। उन्होंने मेवाड़ में सोने, चांदी व तांबे के सिक्के चलते थे। गुहिल, बापा, शील आदि शासकों के सिक्के उनके इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुंभा के युग में सोने, चांदी व तांबे के गोल व चौकोर सिक्के प्रचलित थे। महाराणा अमर सिंह के समय में मुगलों से संधि हो जाने के बाद यहाँ मुगलिया सिक्कों का चलन शुरू हो गया था। जोधपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़ राज्यों में भी इनकी अपनी टकसालें थी। टकसालें मतलब जहाँ पर ये मुद्राओं का निर्माण होता था उसको टकसाल कहा जाता था। बीकानेर में आलमशाही नामक मुगलिया सिक्का प्रचलित था। ये आपकी जीके का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें कि बीकानेर का कौन सा सिक्का प्रचलित था, आलमशाही। जोधपुर में महाराजा गज सिंह, महाराजा राज सिंह तक गदिया व फदिया सिक्के चलते रहे। महाराजा विजय सिंह ने शाह आलम के नाम से सिक्के प्रचलित किए जो विजय शाही के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थे सिक्के। अब शिलालेखों के बारे में हम उल्लेख करेंगे कि शिलालेख किस प्रकार से राजस्थान के इतिहास को जानने में इनका महत्व है। इन शिलालेखों से हमें क्या होता था, तत्कालीन जो शासन व्यवस्था थी, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति, उसकी जानकारी मिलती है। मेवाड़ और आमेर के राज्यों में खूब शिलालेख मिले हैं, परंतु जोधपुर और बीकानेर संभाग में इन शिलालेखों की कमी रही है, जिसका कारण पत्थरों का अभाव प्रतीत होता है। अब इन शिलालेखों से उस समय का जो शासक था उसकी प्रशंसा मिलती है। उदयपुर के मंदिर में लगे शिलालेख जगदीश मंदिर की प्रशस्ति में प्रताप व अकबर के मध्य युद्ध तथा औरंगजेब के आक्रमण के बारे में वर्णन करते हैं। 1169 का बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। 1273 का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण चिरवा का शिलालेख राणा समर सिंह के युग की जानकारी देता है। चिरवा गांव में स्थित मंदिर की स्थापना, सामाजिक धार्मिक दशा, सती प्रथा, टाडेल जाति की तला रक्षकों की भूमिका आदि का वर्णन मिलता है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह की 1593 की प्रशस्ति से इसकी कबूलियों, सिंधियों, कच्छियों पर विजय, मुगलों के साथ संबंध, शिक्षा की प्रगति की जानकारी मिलती है।
भातर का शिलालेख सर्वाधिक बड़ा शिलालेख था। 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ था। 1676 का जो राज प्रशस्ति महाकाव्य है रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित ये शिलालेख राज समुद्र झील की चौकी पर ताकों में लगा हुआ है। इसमें क्या है, मेवाड़ के प्रारंभिक इतिहास के साथ साथ विशेष रूप से महाराणा राज सिंह के जीवन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अब मुस्लिम साम्राज्य की जब स्थापना हो गई तो भारत में अरबी भाषा और फारसी भाषा के शिलालेख भी होने लगे, तो राजस्थान में भी इसका प्रयोग होने लगा। दरगाह, मस्जिद, तालाब, कब्रों आदि पर जो शिलालेख लगे हुए थे उससे हमें राजस्थान का इतिहास लिखने में बड़ी सहायता मिलती है। जिन स्थानों पर शिलालेख मिले हैं वहाँ मतलब ये जो मुस्लिम्स बाहुल्य वाला या अरबी फारसी वाले मिले ना, तो उससे पता चलता है कि वहाँ पर मुस्लिम सुल्तानों का बाहुल्य था। ताम्रपत्र राजा या ठिकाने के सामंतों द्वारा ताम्रपत्र दिए जाते थे। अब ये ताम्रपत्र क्या होता है? इनाम, इकराम, दान, पुण्य या जागीर आदि अनुदानों को ताम्रपत्र पर खुदवाकर जो अनुदान प्राप्तकर्ता को दे दिया जाता था। मतलब जिसको देना होता था ना, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को कोई इनाम दिया जाता था तो उसको दे दिया जाता था, वो उसे अपने पास संभाल के रखता था। अधिकतर जो ताम्रपत्र भूमि अनुदान से संबंधित थे और इससे हमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। सनद, रुक्के, फरमान भी जो है इतिहास को बताने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त राजकीय जो संग्रहालय थे वहाँ पर भी ऐतिहासिक सामग्री सुरक्षित है। इसमें राष्ट्रीय पुराभिलेखागार नई दिल्ली में राजस्थान के इतिहास से संबंधित काफ़ी सारी हमें जो है सामग्री भी मिलती है। इनमें फॉरेन डिपार्टमेंट कंसल्टेशन, यहाँ से हमें तत्कालीन राजस्थान की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह से राजकीय पुराभिलेखागार बीकानेर, यहाँ जो है राजस्थान निर्माण के बाद सब सामग्री को एकत्रित कर दिया गया था बीकानेर में। और फिर भी यहाँ क्या है, विभिन्न निजी संग्रहालयों से आई हुई सामग्री रखी गई है। सनद, फरमान, अखबारात, वकील रिपोर्ट, खारिता, परवाना, ड्राफ्ट करिता, बहियाँ, ये सब रखी हुई है यहाँ पर। ये रिकॉर्ड्स राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इसी तरह से आमेर रिकॉर्ड जयपुर पुरालेख अनुभाग से संबंधित है। इसमें जयपुर राज्य से संबंधित सामग्री अधिक है और यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक इतिहास को लिखने या जानने का महत्वपूर्ण साधन है। अब खरीता क्या होता है? एक शासक द्वारा दूसरे शासक को लिखा गया पत्र खरीता कहलाता है। दोबारा सुने आप, एक शासक द्वारा दूसरे शासक को लिखे गए पत्रों को खरीता कहते हैं। पुरानी राजस्थानी लिखावट की शैली के इन पत्रों से शासकों की नीति, उनका मुगलों, मराठों से संबंध, राजाओं की गोपीनाथ समझौते आदि की भी हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह से ड्राफ्ट, खरीता व परवाना, ये पत्र जयपुर के शासक द्वारा भेजे गए खरीतों व परवानों की प्रतिलिपियों के रूप में तत्कालीन राजनीतिक स्थिति आदि के बारे में हमें बताता है। परवाना, शासक द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों अथवा अन्य कर्मचारियों को भेजे गए पत्र परवाना कहलाता है। परवाना क्या कहलाता है? शासक द्वारा कर्मचारियों को भेजा गया पत्र। और खरीदा क्या कहलाता है? एक शासक द्वारा दूसरे शासक को लिखा गया पत्र। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें। अच्छा, एक और है हकीकत बही। इसमें शासकों के दैनिक क्रियाकलापों व उनसे मिलने वाले राजनीतिक व्यक्तियों का वर्णन है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इतिहास की या राजस्थान के इतिहास की जानकारी देती है। आगे के वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।